नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत, गुजरात लॉबी मोदी शाह की जो बम्पर जीत मिली, इसके पीछे असली खेल क्या है? अब इस खेल को लेकर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं और कुछ सवालों में वाकई दम है। अब बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो अपनी शुरुआती जांच की है, इस जांच के बाद आरोप लगाया है कि एनडीए ने जो 202 सीटें जीती हैं बिहार में, उसमें तकरीबन 128 सीटें, 202 में 128 सीटें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जहां पर वोट का बड़ा खेल हुआ है। अब कांग्रेस ने फिलहाल जो डेटा जारी किया है, जो लिस्ट जारी की है, उसमें तकरीबन 128 सीटों का पूरा ब्यौरा है। कांग्रेस का ये कहना है, उनकी टीम का ये कहना है जो जांच कर रही है, कि इसमें आयोग ने जानबूझकर इन 128 सीटों पर तेजस्वी के वोट या कांग्रेस के वोट, या आप ये कह सकते हैं मुस्लिम हैं या यादव हैं, या जो वोट मिलता है अति पिछड़ों का जो कांग्रेस या महागठबंधन में जा रहा था, उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिलीट किया गया, उनको काटा गया। अब इसी सिलसिले में आज राहुल गांधी जो हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक टीम बनाई जा रही है और इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस करेगी और जल्द ही इसका ब्यौरा जो है वो जनता के सामने रखा जाएगा कि किस तरह से वोट के खेल में 128 सीटों पर बीजेपी या जेडीयू को उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले और वो सीटें जीत ली गई। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, या एनडीए में कई पार्टियों का जो स्ट्राइक रेट है, वो 90% से ज़्यादा है। यानी हर 10 में से 9 सीटें खाते में गई बीजेपी की। ऐसा स्ट्राइक रेट हिंदुस्तान में कभी किसी पार्टी को नहीं मिला। यहाँ तक कि माकन साहब ने कहा कि जो 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, जब वो प्रधानमंत्री थी और पूरे देश में एक प्रचंड सहानुभूति लहर थी, कांग्रेस को उस वक्त भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं मिला, इतना स्ट्राइक रेट नहीं मिला। तो ये स्ट्राइक रेट चौंकाता है, दाल में कुछ काला है। पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था, जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है, और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए। अब दोस्तों, वोट जिस तरह से मैनिपुलेशन किया गया या जो मशीनों की गड़बड़ी है, इस पर तो बहस जारी रहेगी और हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली जाए, क्योंकि सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जो महागठबंधन से बाहर की भी, आम आदमी पार्टी है, उसमें टीएमसी है और भी कई पार्टियां हैं, वो सब की सब एक जल्द मीटिंग करने वाली है। उस पर मैं आगे अपडेट करूंगा, लेकिन एक बात ये भी कर लें कि क्या महागठबंधन से, जिसकी एक लहर तो नहीं कहूँगा लेकिन एक मोमेंटम दिख रहा था, जिस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यात्रा पर निकले थे वोट चोरी को लेकर, वो जो मोमेंटम दिख रहा था, वो जो उम्मीद बंधी थी, क्या कहीं ना कहीं चूक कांग्रेस से हुई, आरजेडी से हुई, राहुल की टीम से हुई, तेजस्वी की स्ट्रेटेजिस्ट से हुई? इस पर भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि भाई इतनी बुरी हार कैसे हो सकती। मिसाल के तौर पर तकरीबन 70 से 80 सीटों की उम्मीद तेजस्वी से की जा रही थी, 70-80। अब हो सकता है कि ये सीटें 70 से गिरकर 60 पे आ जाती, 55 पे आ जाती, लेकिन फाइनल रिजल्ट में 25 सीटें मिली। उम्मीद 80 की थी, 75 की थी और 25 सीटें मिली। किसी एग्जिट पोल ने भी 25 सीटें नहीं दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसी तरह से कांग्रेस को तकरीबन 30 से 35, कुछ लोग कह रहे हैं 40 सीट भी मिल सकती थी, लेकिन मेरा मानना है 30 से 35 सीट का एक टारगेट था और 25 से 30 सीट तो आनी ही चाहिए थी। लेकिन 25-30 सीट की जगह कांग्रेस 6 सीटों पे आ गई। क्या कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई? और आज जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है
कि तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसकी बड़ी चर्चा है। उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ राजनीति से संन्यास लेना चाहती हूँ। परिवार के बारे में भी कुछ टिप्पणी कर दी कि मैं डिसोन करती हूँ। अब ये घर में भी कुछ मसला है, जो भी है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से जानने की कि क्या कहीं चूक हुई, कुछ गलतियां जो हैं महागठबंधन से भी हो गई, जिसकी वजह से जो जीत थी ये और बड़ी बम्पर हो गई एनडीए के लिए। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज अभिषेक होंगे। अभिषेक इलेक्शन के डाटा को तो एनालाइज करते ही करते हैं, डेटा जर्नलिस्ट हैं। वो बिहार में पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, और चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो या फिर जेडी हो, उस पर बारीक निगाह रखते हैं। कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें उन्होंने कही हैं जिसे समझने की ज़रूरत है। अभिषेक जी, कांग्रेस का आज बयान जारी हुआ है कि बिहार में जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं दाल में काला दिखता है। अजय माकन का कहना था कि जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का या बीजेपी के साथियों का, ऐसा स्ट्राइक रेट प्रचंड लहरों में भी नहीं आता है। इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था और पूरे देश में प्रचंड लहर थी, तो भी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं था। लेकिन बिहार में तो बीजेपी अपने इंटरनल असेसमेंट में 60 सीटें नहीं पहुंच रही थी। जो अमित शाह का फिगर था शुरू का 140 था, बाद में वो 160 पर जो है वो उन्होंने 160 फिगर दिया। लेकिन यहां पर तो फिगर 200 पार हो रहा है। क्या आपको लगता है कि गड़बड़ियां हैं, दाल में वाकई काला है और कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे मैनिपुलेशन है? देखिए दीपक जी, मुझे भी लगता है कि इस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ उस समाज में, जिस समाज में इतने सारे सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जातियां हैं, धर्म है, आपसी समाज के कॉन्ट्राडिक्शंस है, इसमें इस तरह से 90% के करीब का जो स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तो मुझे भी लगता है कि यह संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिस फॉर्म 17C की बात की है, उस फॉर्म 17C को यदि हम आम बोलचाल की भाषा में कहें, पोलिंग के बाद कितने पोल हुए, स्वतंत्र निष्पक्ष हुए, फाइनल टैली उस बूथ की क्या रही, उसकी मैचिंग की एक प्रक्रिया के तहत फॉर्म 17C जो पोलिंग एजेंट बूथ पे होते हैं उनसे साइन कराए जाते हैं। अब उसको जमा कर फिर बूथ वाइज डेटा को एनालाइज करेंगे तो ठीक है, पार्टियां अपना काम करेंगी। लेकिन क्या पता नंबर वही हो और अंदर मशीनें बदल जाए या मशीनों का डेटा मैनिपुलेट हो जाए। क्योंकि सासाराम में ट्रक अंदर घुसती हुई जब देखी गई थी तो लोगों के मन में डाउट बढ़ने लगा था। एक जगह देख लिया गया, लेकिन उस तरह के तो तकरीबन 40 ऐसे स्ट्रांग रूम बने हुए थे पूरे बिहार में। उन 40-45 स्ट्रांग रूम में क्या हुआ? जहां नहीं देखा वहां पकड़ा नहीं गया, जहां देखा गया वहां लोगों ने हंगामा मचाया। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें बीजेपी स्ट्राइक रेट के मामले में ले गई, लोक जनशक्ति पार्टी की जो थी उसका स्ट्राइक रेट बढ़ गया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़ गया, और विपक्ष के तमाम दलों का स्ट्राइक रेट एक साथ खराब हो गया। मतलब आप सोचिए, अपोजिशन की तमाम पार्टियों को मैं देख रहा हूं, उनका स्ट्राइक रेट अचानक से खराब हो गया, एक साथ खराब हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता है। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में 2009 में भाजपा का और अजीत सिंह की पार्टी का गठबंधन। अजीत सिंह का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता था और भाजपा का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि पूरा का पूरा अलायंस एक साथ डंप कर जाए। जी, क्या आपको लगता है कि नहीं हो रहा है? वो कांग्रेस पार्टी के दावे में दम तो है। क्या आपको लगता है कि बूथ वाइज और सीट वाइज जब ये 17C का जो पूरा फॉर्म का डेटा है, सारा डेटा सामने आएगा, कंपैरिजन होगा, तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल की, इस स्कैम की, अगर ये स्कैम हुआ है तो क्या इसकी परतें खुल सकती हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए दीपक जी, मैंने आपसे निजी बातचीत में पहले भी कहा था कि जिस वक्त नीतीश कुमार को साथ लाया गया 2024 में, क्या मकसद था? मकसद एकमात्र ही था, दो मकसद थे दरअसल। एक तो नीतीश कुमार के वोट बैंक का इस्तेमाल अपने गठबंधन के पक्ष में, ताकि वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाकर 2015 की असेंबली जैसा नतीजा न दे दे। दूसरा, बिहार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल, क्योंकि किसी भी तरह की चुनावी धांधली, मेरा स्पष्ट मानना है, किसी भी तरह की चुनावी धांधली बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है। जी। तो नीतीश कुमार जब इस गठबंधन में आए, बिहार में ऊपर से नीचे तक जो भी पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो अपने कंट्रोल में लाई गई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में लाया गया,
यहाँ तक कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोअर पार्ट्स है, इसमें बीएलओ तक होते हैं, वो भी राज्य सरकार समझ के गया। कर्मचारी होते हैं। आपका जी। ये कहना है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से उनका साथ लालू यादव के साथ तोड़ा गया, उनको वापस बीजेपी में लाया, उसका मकसद ये था कि बीजेपी की हालत दाल पतली थी बिहार में, और बीजेपी को लगता था कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो वोट बैंक के साथ बिहार की राज्य सरकार, बिहार का सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी अमित शाह मोदी के हाथ में आ जाएगा। ये एक बड़ा मकसद था, और इसका तत्कालिक लाभ मोदी और शाह को बिहार के लोकसभा चुनाव में मिला, जहां बेहतर प्रदर्शन था, और इस बार तो सोपड़ा ही साफ कर दिया। खैर ठीक है, ये मशीनों की बात है, मैनिपुलेशन की बात है, इसका तो साइंटिफिक तरीके से जब तक डेटा की एनालिसिस नहीं होता, ये मामला कितना तूल पकड़ेगा, कितनी विपक्ष की पार्टियां इसमें जुटेंगी, और क्या हो सकता है कि एक आंदोलन जैसा खड़ा हो और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहां जाएगा, ये तो खैर बात की बात है। मैं जरा तत्कालिक कारण पे आ रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी का प्रदर्शन है, तेजस्वी की रैलीज में भीड़ तो आ रही थी, वो तो हम भी देख रहे थे, और जो वोट चोरी की उनकी यात्रा थी बिहार में राहुल गांधी के साथ, उसमें भी जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि कहां आपका भी एनालिसिस था कि, और हमारा भी था कि आरजेडी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, मिनिमम 65 सीटें 60 सीटें मिलेंगी, लेकिन ये तो 30 के नीचे चली गई आरजेडी। बहुत ही खराब प्रदर्शन है। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो कांग्रेस और ओवैसी का प्रदर्शन लगभग बराबर है, एक छोटी पार्टी जैसा प्रदर्शन, जितनी सीटें उनको मिली 15-20 सीट तो कहीं नहीं कांग्रेस की जा रही थी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें राहुल गांधी की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से, या जो रणनीतिकार हैं, पॉलिटिकली कहीं गलतियां हुई, स्ट्रेटेजिकली कहीं गलतियां हुई, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे, क्योंकि आप सीट वाइज और पार्टी वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, अगर तमाम कांग्रेस पार्टी के आरोपों को, जिसमें खुद मुझे भी दम दिखाई देता है, उसको अगर किनारे कर दें, तब भी मुझे लगता था कि मैंने मैनिपुलेशन अभिषेक जी किनारे कर दिया। मैंने किनारे मैं कर अब दिया, इंडिविजुअल बातें कर रहा हूं कि भाई पराजय, चलिए ठीक है, अगर मोदी जीत जाते मान लीजिए 25 सीट से 30 सीट से, तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो एकदम आंधी चल गई साहब, सुनामी है ये। दीपक जी, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि उसको हम किनारे भी कर दें उस पहलू को, तब भी 140 से 150 सीटें तो एनडीए को आ रही थी, हम सभी मान रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल अच्छा चुनाव लड़ रही है, हम सभी मान रहे थे। थोड़े बहुत 8-10 सीटों पर कंट्राडिक्शन है, लेकिन मोटे तौर पर गठबंधन मजबूत है, उसकी बुनियाद मजबूत है, हम सभी मान रहे थे। हाँ, अंक गणित में 3 बड़ी पार्टियों में 2 बड़ी पार्टियां एक तरफ है, जिसका फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा था कि वो साधारण बहुमत से आ रही थी, ना कि 3/4 बहुमत से आ रही थी। सवाल यह है कि साधारण बहुमत भी अगर एनडीए को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में मिल रहा था, तो आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से कारण है जिसमें तेजस्वी यादव पिछड़ रहे थे, राहुल बहुत पिछड़ गए, बहुत पिछड़ रहे थे जी। तो अगर मान लीजिए राजद की 60 सीटें भी होती, कांग्रेस की 30 सीटें भी होती, ये 90 पर ठिठक जाते, 100 पे ठिठक जाते, 140 उधर होती, ठीक है, तब भी हम चर्चा करते कि आखिर कौन से कारण थे जिस वजह से इन्हें हार मिली। और वही चर्चा हम मान ले कि तेजस्वी यादव की 60 सीटें हैं, बिना धांधली के 60 सीटें हैं, मान लिया, और उस आधार पर भी हम चर्चा करें तो कौन से कारण है? कारण दरअसल यही है कि तेजस्वी यादव वोट नहीं जोड़ पाए। कारण यही है कि जिस तरह से समाज बदल रहा है, जिस तरह से सोशल स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसमें वो वही पुरानी लकीर पर डंडा पीटते हुए रह गए। अगड़ा बनाम पिछड़ा। आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता एक आती है टेलीविजन पर, महिला है, बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन जिस स्तर पर वो जातीय मामलों को लेकर ऊपर आती है, मुझे तो वो उससे तनिक भी भिन्न नहीं दिखाई देती जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके प्रवक्ता बैठ करके जो सांप्रदायिक नफरत की बुनियाद फैलाते हैं। दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, एक तरफ सांप्रदायिकता, एक तरफ जातिवाद, और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल भले किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है। इससे एक दूसरे को ऑक्सीजन मिलता रहता है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो यादव से बढ़कर आगे बढ़ना चाहिए था, मुसलमान के साथ कुछ और लोगों को जोड़ना चाहिए था, अति पिछड़े को जोड़ना चाहिए था, महादलित को जोड़ना चाहिए था, जो कांग्रेस के राजेश राम हैं, जगजीवन राम की जो एक तरह से एक लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जो है अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते तो उससे फायदा होता? क्या कहां गलतियां हो गई, क्या होना चाहिए था? दीपक जी, बहुत बड़ा सामाजिक आधार जोड़ता, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी कमी कही जाएगी कि उसने अपने चेहरे की ब्रांडिंग नहीं की। तेजस्वी यादव की भी कमी कही जाएगी
कि उन्होंने राजेश राम के सहारे जो राजनीति हो सकती थी उसे पहचाना नहीं। सियासत करने के लिए चेहरा हमेशा एक प्रतीक होता है। नरेंद्र मोदी भी एक प्रतीक है। नरेंद्र मोदी क्या है, जो कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, वो क्या है, एक प्रतीक है। उसी तरह से नहीं, आपको क्या लगता है राजेश राम करने की जो जरूरत थी। जगजीवन राम की तरह राजेश राम को आगे बढ़ाते तो दलित खिंचता आता इस तरफ? देखिए, जगजीवन राम से तुलना बेमानी है। जगजीवन नहीं राम से नहीं, तुलना नहीं कर मैं कह रहा हूं सकते, लेकिन जगजीवन राम को जैसे आगे बढ़ाया कांग्रेस ने जी, अपने टाइम पे, इंदिरा गांधी ने, उस तरह से राजेश राम को पुश करना चाहिए था एक तरह से, मैं ये कह रहा निश्चित हूं। तौर पर राजेश राम को पुश करके राजेश राम को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाते, शायद वो खुद भी चुनाव नहीं हारते, और पूरे बिहार में उनके समुदाय का, महादलित समुदाय का, जो वैसे ही संविधान बचाओ और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से सशंकित है, उसको भी एक आधार मिलता कि तेजस्वी यादव के साथ आकर वो खड़ा होता। उनका वोट वो कितना इस्तेमाल ये जुड़ता? नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो फिर वो चला गया 10,000 वाली स्कीम पर। जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चला जाएगा। क्या आपको सवाल लगता यही है कि राहुल गांधी ने जो एक मोमेंटम खड़ा किया था जब उन्होंने यात्रा निकाली थी, बहुत भीड़ थी और ऐतिहासिक भीड़ थी, मतलब मोदी की रैली और अमित शाह की रैली राहुल गांधी तेजस्वी के रोड शो के आगे नहीं टिक रही थी, क्या उस मोमेंटम को राहुल गांधी ने तोड़ दिया जब वो विदेश चले गए और कई दिन के लिए चले गए? वो एक गलती थी या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? दीपक जी, किसी के विदेश जाने या देश के अंदर कहीं जाने पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो मोमेंटम बनाया, उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए कोशिशें राहुल गांधी को ही करनी चाहिए थी। इसलिए करनी चाहिए थी क्योंकि उन्हें भी अपनी पार्टी की सांगठनिक ताकत, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पता है, बखूबी पता है कि उनकी पार्टी उत्तर भारत में पॉलिटिकली हैंडीकैप, राजनीतिक तौर पर वो पार्टी दिव्यांग पार्टी बनी हुई है सांगठनिक लेवल पे। तो जब पार्टी दिव्यांग बनी हुई है तो नेता को फ्रंट पर आना पड़ता है। मुझे याद आता है 2013-14 के नरेंद्र मोदी, जब यूपी बिहार में उनकी पार्टी की संगठन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाकर भेजा गया। नरेंद्र मोदी लगातार जा रहे थे, यूपी बिहार आ रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, बनारस सब की कुछ कर सीट रहे थे। उन्होंने चुन ली चुनाव बनारस की लड़ने के सीट लिए। चुन ली जी। और पूरे इलाके में जिस तरह का नैरेटिव सेट किया गया, वो नरेंद्र मोदी लगातार व्यक्तिगत रुचि लेकर लगातार दौरे बढ़ा रहे थे। अहमदाबाद से प्लेन उड़ता था, वो कभी बनारस में, तो कभी गोरखपुर में, तो जी, कभी दरभंगा में, तो कभी पटना में लैंड करता था। वहां से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मोदी जहां 3-4 जगह जाना होता था जाते थे, और शाम में वापस अहमदाबाद लौट जाते थे, देर रात भी लौटते थे। क्या तो आपको लगता राहुल है कि गांधी के लिए वो कोशिशें करनी थी। एक छोटा उदाहरण मैं आपको दे दूं, इस चुनाव में आपने देखा होगा, 75 साल के नीतीश कुमार, बारिश हो रही थी, हेलीकॉप्टर छोड़कर 250 किलोमीटर दूर पटना से बाई रोड निकल गए, लेकिन ठीक ठीक, तेजस्वी यादव फोन पर सभा को संबोधित कर रहे थे। ये फर्क है 40 साल के तेजस्वी यादव और 75 साल के नीतीश कुमार के बीच। बीमार नीतीश कुमार नहीं, एक चीज और जी, मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आप ये भी मानते हैं कि क्योंकि बिहार को आप बहुत गहराई से समझते हैं, क्या बिहार में कांग्रेस का जो बेस है, कांग्रेस का जो आप कह सकते हैं जिला जिला, कस्बा कस्बा, गांव गांव, वो जो वर्कर का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, क्या वो बेस अब भी बहुत कमजोर है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी ने कुछ उल्टी चीजें पढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी के दिमाग में किसी ने बिठा दिया है कि अपर कास्ट का वोट बीजेपी का वोटर है, आपके साथ नहीं आएगा। और मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि जो कांसीराम कहते थे तिलक, तराजू और तलवार, यानी वैश्य यानी बनिया, उसके बाद ब्राह्मण और राजपूत क्षत्रिय, इन तीनों में से बीजेपी का एक विकेट आप नहीं गिराएंगे। विकेट गिराने से मेरा आशा है कि एक को आप अपने पाले में नहीं लाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को आप हरा ही नहीं सकते हैं। सवाल ही पैदा ओके, नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। इन तीनों को एक पाले में रख दे और बीजेपी को हरा दे, ये मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इम्प्रैक्टिकल आइडिया, अब व्यवहारिक आइडिया हो नहीं सकता है कुछ। और तीन में एक बात जान लीजिए, तराजू को तो आप ला नहीं सकते नरेंद्र मोदी के रहते हुए, पहले नरेंद्र मोदी बाद में अमित शाह, आप तराजू नहीं ला सकते। दोनों बनिया हैं आप कहना चाह रहे हैं? जी, और तिलक और तलवार में से नहीं, किसको मोदी जी तो लाना है? कहते हैं, अभिषेक जी, वो तेली समाज से आते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी एक्सटेंडेड वैश्य कम्युनिटी ही है ना, एक अच्छा, विस्तारित वैश्य ओके, समाज ही है वो। तो जी, कहने का मतलब यह है कि आपके पास मौका है, कांग्रेस पार्टी के पास मौका है कि कहीं किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, तो वहां पर उनको अपने साथ, उनके हाथ में कमान दे।
बिहार में राजपूत सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी माने जाते हैं जनरल कैटेगरी में, उनको आप लीड रोल में लाए, तब तो राजेश राम को ताकत मिलेगी। अब आप करते क्या है, प्रभारी आते हैं दक्षिण भारतीय आमतौर पर या उत्तर भारतीय भी आते हैं, तो बिहार की साइकी को समझे बिना कोशिशें क्या होती है, टिकट कैसे दिया जाए, सीट सिलेक्शन कैसे हो, कोऑर्डिनेशन कैसे हो। अरे भाई समाज को तो समझो, समाज क्या मांग रहा है, उसके बिना कैसे काम चलेगा। जी, क्या आपको लगता है कि पैसा भी एक फैक्टर था? और क्या जो कांग्रेस की सरकारें, हालांकि कांग्रेस के पास दो बड़े एटीएम हैं, बेंगलोर और हैदराबाद, काफी पैसा है इन शहरों में आईटी सेक्टर की वजह से, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि अगर हिमाचल की सरकार है या आधी सरकार बगल में झारखंड में है या तेलंगाना में सरकार है या फिर सरकार कर्नाटक में, क्या आर्थिक रूप से उतनी मदद नहीं मिली नहीं ये मैं नहीं मानता, उम्मीदवारों को? जी, ये मैं नहीं मानता कि उम्मीदवारों के पास पैसे की कमी थी, ये मैं नहीं मानता। हाँ, ओके, पटना में पैसे दबा लिए गए, नहीं दिए गए, वो अलग बात है। देखिए एक सामान्य सी बात मैं आपके सामने रखता हूं, कांग्रेस पार्टी को बिहार में लोकसभा चुनाव जब होगा तो लड़नी है 9 सीटें। अब आप भी जानते हैं लड़नी है 9 ही सीटें, राजद के साथ गठबंधन रहा तो 4 सीटें उनकी सीटिंग है। अब आप देखिएगा, मैं आज इस बात को कह रहा हूं, 5 सीटें और कौन सी हो, इसके लिए इतनी भारी भरकम कमेटी बनेगी, ऐसे कोऑर्डिनेशन होगा, ये सर्वे टीम वो सर्वे टीम, इतनी माथापच्ची होगी कि गुड़गोबर होगा। आपके पास 5 ही नई सीटें चुननी है ना, 4 सीटिंग के अलावा, 3 आपकी है, जी, एक पप्पू यादव की है, 5 और चुननी है आपको। उन 5 सीटों के लिए इतनी फालतू की मेहनत होगी लोकसभा चुनाव में कि कोई देख करके खुद ही फेडअप हो जाएगा और राम राम करके चल देगा। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। क्या आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर को हम लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी का वोट काटेंगे, क्या प्रशांत किशोर आपको लगता है आखिर में मैनेज हो गए या उनको खुद ही समझ में आ गया कि अब यहाँ दाल बहुत गलेगी नहीं, या फिर लोगों ने ही इग्नोर कर दिया लास्ट मोमेंट में, या फाइट जो है ए वर्सेस बी हो गई, उसमें वो चला गया, उनका मतलब सारा का सारा मोमेंटम उन्होंने खो दिया? प्रशांत देखिए किशोर क्या वाकई फ्लॉप हो गए और आपको लगता है कि 0 सीट आने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा झटका प्रशांत किशोर को है? दीपक जी, अगर वोट चोरी हुई है तो उसके सबसे बड़े शिकार तेजस्वी यादव के साथ साथ प्रशांत किशोर भी हुए हैं, ओहो! पहली बात। ओहो! दूसरी बात, प्रशांत किशोर ने जो मोमेंटम खड़ा किया उसमें 6-8% वोट की उम्मीद सबको थी कि उतने वोट वो ले आएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के वोट से सीटों में कन्वर्जन हो जाएगा ये उम्मीद किसी को नहीं थी। और ये भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि लास्ट मोमेंट में प्रशांत किशोर के वोटर भाजपा में चले गए, क्योंकि ओके, जो नैरेटिव प्रशांत किशोर ने खड़ा किया था पलायन रोकने का, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो रहा था। 11 सालों से केंद्र की सत्ता में है, क्या किया उसने? जी। प्रशांत किशोर गुजरात को निशाने पर रख रहे थे कि जहां 26 लोकसभा सीटें हैं और बुलेट ट्रेन चलेगी। ये जो ओवैसी का कार्ड चल गया, लोग कह रहे थे कि ओवैसी के लोगों को, उम्मीदवारों को भगाया जा रहा है गाँव से, मुस्लिम विरोध कर रहे थे। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि ओवैसी छा गए, हीरो बन के उभरे सीमांचल से, 5-5 सीटें ले गए, जबकि 1 सीट मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो क्या इसमें भी अमित शाह का ही खेल है? और क्या ओवैसी अमित शाह की बी टीम है और मुसलमान नहीं समझ पा रहा ये बात? देखिए मुसलमान सब कुछ समझ रहा है, दिक्कत क्या है कि सीमांचल की परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन की तरफ से जो चुनावी तैयारी है वो किस ढंग से की जाती है वो हमें समझ में नहीं आता। आखिर इसी सीमांचल के बगल में बंगाल है ना, ममता बनर्जी ने ये हालत कर दी कि ओवैसी वहां चुनाव ही नहीं लड़ पाए, ओके, क्योंकि वहां और ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी के लोगों के टिकट कम किए थे, कह के कम किए थे कि हमें भाजपा से मुकाबला करना है तो इस बार के लिए हमें माफी दीजिए, सीटें कम करने की इजाजत दीजिए, क्योंकि सांप्रदायिक नैरेटिव बनाकर बीजेपी अपना उल्लू सीधा करेगी। चलिए, क्या ये बात तेजस्वी यादव कन्वे कर पाए थे? क्या जमीन तक वो मैसेज तेजस्वी यादव दे पाए, राहुल गांधी दे पाए थे? नहीं दे पाए थे। चलिए। वरना आप कुछ देखिए जो बातें माइनॉरिटी को छोड़कर निर्दलीय पप्पू यादव को एक तरफा पोल कर सकता है, जिनके पीछे कोई पार्टी खड़ी नहीं थी लोकसभा चुनाव में, वो माइनॉरिटी के वो राजद कांग्रेस के मेजोरिटी कैंडिडेट को मदद नहीं कर सकता था ठीक, सीमांचल इलाके में? कुछ निश्चित तौर पर कर सकता था। जी, कुछ सजेशन दोस्तों अभिषेक जी ने दिए हैं, डेटा जर्नलिस्ट हैं और बिहार पर की पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कई बरसों से। इनका ये कहना है कि भाई कुछ गलतियां तो हुई हैं, तेजस्वी से भी हुई हैं, राहुल गांधी से भी हुई हैं, थोड़ा जो वोट है उसका एक्सपेंशन करना चाहिए था, बियॉन्ड यादव जाना चाहिए, अति पिछड़ा को पकड़ना चाहिए था। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ संविधान की किताब से कुछ नहीं होगा, आपको काडर खड़ा करना होगा,
राजेश राम जो आपके दलित फेस थे उनको डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए था। साथ में से तिलक तराजू तलवार, या तो तलवार खींचते बीजेपी के हाथ से या तिलक ले लेते या बनिया ही ले आते। एक सेक्शन तोड़ना पड़ेगा बीजेपी का, चाहे वो किसी भी तरीके से, वहां पर गलती है। दूसरा जो मोमेंटम बना था वोट चोरी में तेजस्वी और राहुल गांधी की आता, उसके बाद एक बहुत लंबा ब्रेक हो गया और कुछ झगड़े भी हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभिषेक ने कही है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको बहुत निष्पक्षता और निडरता से सामने रख रहे हैं। उनकी बड़ी बात यह है अभिषेक की कि ये जो वोट का सारा मैनिपुलेशन है ये एक बड़ा गेम है, और जैसे जैसे 2-3 दिन के बाद 17C फॉर्म और बाकी डेटा आएगा, उसकी एनालिसिस से पता लगेगा कि ये जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी की, जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की जब उस वक्त पूरे प्रचंड लहर चल रही थी देश में, उससे भी ज्यादा है। जितनी भी लहर चली, मोदी की ये जो स्ट्राइक रेट है ये किसी के समझ नहीं आ रही, और इसलिए वो कह रहे हैं कि दाल में काला है, और कहीं ना कहीं आगे इस मामले की परतें खुलेंगी तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। अभिषेक, आप आए और आपने समय दिया, और मुझे तो लगता है वक्त अगर कुछ ज्यादा होता तो मैं कुछ और परतें दोस्तों के लिए खोलता, लेकिन वक्त की कुछ सीमा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप जो है हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो।